नमस्कार साथियों। आज के इस अल्टीमेट एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये स्टडी गाइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लेकर भारत के आज़ादी तक के उस पूरे जटिल विधायी सफर को डिकोड करने वाला है, जिसने हमारे आधुनिक संविधान की नींव रखी। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस ऐतिहासिक सफर में गोता लगाते हैं। इस पूरे सिलेबस को हमने 170 से अधिक वर्षों के इतिहास को समझने के लिए 6 बहुत ही लॉजिकल युगों में बांटा है। कंपनी के शासन से लेकर क्राउन का कब्जा और फिर अंत में सभा और स्वतंत्रता तक। ये स्ट्रक्चर आपके रिवीजन को एकदम आसान बना देगा। सबसे पहला पड़ाव 1773 से 1853 यानी कंपनी शासन की शुरुआत। ये वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूत प्रशासनिक पकड़ को रेगुलेट करना शुरू किया था। जरा सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी राजनीति कैसे संभालेगी? यहीं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव किया। इतिहास में पहली बार कंपनी के कमर्शियल कार्यों को उसके राजनीतिक नियंत्रण से बिल्कुल अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यों वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारी 24 सदस्यों वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई। इस टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से ट्रैक करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की शुरुआत होती है, और ये सिलसिला 1813 के चार्टर एक्ट तक जाता है, जहां कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली लगभग खत्म कर दी जाती है। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार पर उनका हक तब भी बना रहा था। अब कंपनी शासन के अंत तक आते आते जो तेजी से प्रशासनिक बदलाव होते हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। 1833 में विलियम बेंटिक पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं और कंपनी का व्यापार पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर 1834 में लॉर्ड मैकाले के अंडर पहला विधि आयोग बनता है और फाइनली 1853 के अंतिम चार्टर एक्ट के साथ सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का रास्ता साफ हो जाता है। दूसरा युग 1858, जब क्राउन ने सीधा नियंत्रण अपने हाथों में लिया। 1857 के उस भयंकर विद्रोह ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब इस ट्रांजिशन को समझना बहुत क्रूशल है। पुराने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरह से भंग कर दिया गया। शासन चलाने के लिए लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम का एक बिल्कुल नया पद बना, और भारत में गवर्नर जनरल अब वॉइसरॉय कहलाने लगा और लॉर्ड कैनिंग इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। 1 नवंबर 1858 का वो दिन, प्रयागराज के एक पार्क में वॉइसरॉय कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की वो ऐतिहासिक घोषणा पढ़ी। इसमें देशी रियासतों की रक्षा करने, धार्मिक स्वतंत्रता देने और समान अवसर प्रदान करने के बड़े बड़े वादे किए गए थे। इसे अक्सर भारतीयों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो नए क्राउन शासन का एक बहुत बड़ा फाउंडेशनल प्रॉमिस था। तीसरा युग 1861 से 1909 तक परिषद और प्रतिनिधित्व का दौर। यहां से प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी और पेचीदा होने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने धीरे धीरे विधायी परिषदों में भारतीयों को भी शामिल करना शुरू कर दिया था। रिवीजन के लिहाज से ये टाइमलाइन बहुत काम की है। ध्यान दीजिए, 1861 में विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और पोर्टफोलियो सिस्टम आया। फिर 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव और बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया, और फिर आते हैं 1909 के बेहद महत्वपूर्ण मॉर्ले मिंटो सुधार। इसी ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत करके भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। चौथा युग 1919 से 1935, द्वैध शासन यानी डायरकी से स्वायत्तता की ओर। यह दौर पूरी तरह से एक उत्तरदायी सरकार की बढ़ती मांग और सत्ता की साझेदारी के जटिल प्रयोगों के बारे में है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने डायरकी प्रणाली को पेश किया। यह बड़ा दिलचस्प था। पुलिस, न्याय और राजस्व जैसी जो भी ताकतवर चीजें थीं, वो अंग्रेजों ने अपने लिए रिजर्व्ड यानी आरक्षित रखीं, और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक विभाग भारतीय मंत्रियों को ट्रांसफर कर दिए। सत्ता का ये बंटवारा काफी अजीब था। 1935 के एक्ट ने एक अखिल भारतीय संघ का ढांचा तो दिया, लेकिन भारतीय नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। जवाहरलाल नेहरू ने तो इसे गुलामी का नया चार्टर तक कह दिया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन सारे सुधारों के बावजूद जो असली पावर थी वो अब भी ब्रिटिश अधिकारियों की मुट्ठी में ही थी। लेकिन एग्जाम के नजरिए से 1935 के एक्ट के ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल बदलाव याद रखना एकदम मस्ट है। प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो गया और प्रांतीय स्वायत्तता आ गई, और वही द्वैत शासन अब केंद्र स्तर पर लागू कर दिया गया।
इसी एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट की स्थापना भी हुई। सच कहें तो इस भारी भरकम कानून ने हमारे भविष्य के संविधान का एक बहुत बड़ा बेस तैयार किया था। 5वां युग 1940 से 1946 विफल मिशनों और बड़े आंदोलनों का समय। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रेशर ने आज़ादी की ओर कदमों को बहुत तेजी दे दी थी। इन घटनाओं की स्पीड को देखिए। अंग्रेजों को विश्व युद्ध में भारतीयों का सपोर्ट हर हाल में चाहिए था, इसलिए उन्होंने बार बार डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया। लेकिन भारतीय नेता अब फुल इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहते थे। नतीजतन 1940 का अगस्त प्रस्ताव हो या 1945 का वेवल प्लान, सब के सब सिरे से खारिज कर दिए गए। महात्मा गांधी का वो मशहूर बयान याद है? उन्होंने 1942 के क्रिप्स मिशन को एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये लाइन उस समय की सिचुएशन को एकदम परफेक्टली बयां करती है। 1942 की बातचीत फेल होते ही तुरंत भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, जहां एक ही मांग थी, अंग्रेज तुरंत भारत छोड़े। और फाइनली हमारा छठा और अंतिम युग 1946 से 1947, सभा और स्वतंत्रता। युद्ध के बाद जो हालात बने उसने मजबूर कर दिया कि एक ठोस एग्जिट प्लान और सत्ता सौंपने का तंत्र तुरंत तैयार किया जाए। 1946 के कैबिनेट मिशन ने आखिरकार रास्ता साफ किया। तय हुआ कि एक नई संविधान सभा बनाई जाएगी जो भारत का संविधान लिखेगी, और इसमें सदस्यों की संख्या तय की गई, ठीक 389। सीटों का जो गणित था वो कुछ इस तरह से बांटा गया था। 292 सीटें सीधे ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों को गईं, 93 सीटें देशी रियासतों को मिली, और बची हुई 4 सीटें चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के हिस्से में आईं। हालांकि हम सब जानते हैं कि विभाजन के बाद ये सारे आंकड़े और पूरी राजनीति एकदम पलट गई थी। जरा इतिहास की इस स्पीड को महसूस कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद से कितनी तेजी से पास हुआ। 4 जुलाई 1947 को ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ और मात्र 14 दिनों के अंदर 18 जुलाई को इसे शाही स्वीकृति भी मिल गई। बस कुछ ही हफ्तों का काम। तो इस पूरी टाइमलाइन को खंगालने के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है, क्या आज़ादी सिर्फ एक दिन की घटना थी? बिल्कुल नहीं। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट पर फैले 174 सालों के लंबे संघर्ष, अनगिनत समझौतों और ढांचागत बदलावों का क्लाइमैक्स थी। इसी सफर ने 2 नए देशों के संविधान के लिए वो मजबूत आधारशिला तैयार की जिस पर आज हम खड़े हैं। उम्मीद है कि इस अध्ययन सत्र से आपको इस ऐतिहासिक टाइमलाइन